जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं मराठा के बारे में। जिस वक्त यूरोपियंस ने भारत के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया था, उस वक्त मराठाओं की स्थिति कैसी थी और किस तरह से उन्होंने इन सारी सिचुएशन के साथ डील किया, इस वीडियो में इसी चीज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मुगल डिक्लाइंस के बारे में। हम सभी को पता है 1707 ईस्वी में जब औरंगज़ेब की मृत्यु हुई, उसके बाद से मुग़लों का जो यूँ समझ ले कि तख्ता पलट हो गया। उसके बाद से कोई भी ऐसा शासक नहीं हुआ जो कि पूरे के पूरे भारतवर्ष को संभाल पाता। उसी वक्त शाहू महाराज जी को मुग़लों के कैद में रखा गया था, सम्मानपूर्वक उन्हें कैद में रखा गया था। अब जैसे ही औरंगज़ेब की मृत्यु हुई, उन्हें रिहा कर दिया गया और जब वो रिहा हुए तो उसके बाद से उनके और उनकी ताई जो थी ताराबाई, उनके साथ बेसिकली एक स्ट्रगल या फिर संघर्ष कह सकते हैं, खुला संघर्ष चल रहा था। अब चूंकि शाहू महाराज जी को एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर उतना एक्सपीरियंस नहीं था, जिस चीज़ के लिए उन्होंने अपने एक सक्षम मंत्री बालाजी विश्वनाथ को उन्होंने इस चीज़ में लगाया और उन्हें ये चीज़ें सौंपी कि किस तरह से इन सारी चीज़ों को डील करनी है। तो उन्होंने बालाजी विश्वनाथ की वजह से शाहू महाराज को इसमें जीत मिली। जिस चीज़ के लिए उन्होंने, और इस तरह से शाहू महाराज को जीत मिली बालाजी विश्वनाथ की वजह से। उसके बाद फिर उन्हें पेशवा नियुक्त कर दिया गया था 1713 ईस्वी के बाद। उसके बाद फिर बालाजी विश्वनाथ ने एक्सपेंशनिज्म शुरू कर दी, अपनी विस्तारवादी नीति शुरू कर दी, जिसकी वजह से उनके हाथों में 6 एरिया उनके हाथों में आ गए, जिनमें था बरार, बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा, औरंगाबाद और खानदेश। ये सारे जो प्लेसेस थे वो उनके अंडर में आ गए और यहाँ से अब उन्हें चौथ और सरदेशमुखी वसूलने की अनुमति मिल गई, जो कि मुगलों के द्वारा दी गई थी। और इसके बदले में उन्हें फारुखसियार को 15,000 घोड़े की आर्मी और 10 लाख हर साल भेंट के स्वरूप देना पड़ता था। अब सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि भाई ये बेसिकली चौथ और सरदेशमुखी होती क्या है। चौथ बेसिकली टैक्स होता है जो कि 25% तक देना पड़ता था सरकार को, और जो सरदेशमुखी होती थी वो यूँ कह सकते कि प्रोटेक्शन, जनता की प्रोटेक्शन के लिए जनता राजा को सम्मानपूर्वक 10% सरदेशमुखी दिया करती थी। सरदेशमुखी और चौथ के बारे में हमने देख लिया और उन्हें साल में कितना देना पड़ता था मुग़लों को, ये सारी चीज़ें भी हमने देख ली। तो 1720 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ का डेथ हो गया। उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद अब हम बात करेंगे बाजीराव के बारे में। बाजीराव जैसे उनके पिता की मृत्यु हुई, उसके बाद फिर उन्हें पेशवा बना दिया गया। जैसे कि आपने बाजीराव मस्तानी देखी हुई, उसमें आपको पता होगा। तो 1720 में जब वो पेशवा बने, उसके बाद से उन्होंने भी एक्सपेंशनिज्म की शुरुआत कर दी थी। 1728 ईस्वी में उन्होंने मालवा के ऊपर कब्जा किया और 31 में गुजरात को अपने अधिकार क्षेत्र में मिला लिया। 1747 ईस्वी में उन्होंने दिल्ली के ऊपर छापा मारा और जिस चीज़ में निज़ाम ने मुग़लों की हेल्प करने की कोशिश की, जिस चीज़ के लिए निज़ाम को भी पनिश किया गया और निज़ाम यहाँ पर हार गया, जिसके बदले में मालवा, नर्मदा, चंबल, ये सारे 3 प्लेसेस पर चौथ और सरदेशमुखी वहाँ की जनता को, मराठाओं को देनी पड़ी। उसके बाद फिर क्या हुआ, 1740 ईस्वी में बाजीराव, पेशवा बाजीराव की भी मृत्यु हो गई। उसके बाद फिर हम देखते हैं बाजीराव, जिन्हें नाना साहब के नाम से पुकारा जाता है, वो पेशवा बने 1740 ईस्वी में। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, पूना को मुख्यालय बनाया। उसके बाद फिर उन्होंने एक्सपेंशनिज्म की शुरुआत की और गुजरात, मालवा और बुंदेलखंड को अपने अधिकार क्षेत्र में लिया। और चूँकि मुग़ल बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, जिस चीज़ के लिए उन्होंने
इमादुल मुल्क को वहाँ का वज़ीर बनाने में हेल्प की। उसके बाद फिर वो आगे बढ़ते हुए पंजाब को उन्होंने कैप्चर कर लिया। अब पंजाब को जब उन्होंने कैप्चर कर लिया तो उस वक्त पंजाब के ऊपर अहमद शाह अब्दाली का सहायक काम कर रहा था या वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहा था। जिस चीज़ की वजह से जब ये बात अहमद शाह अब्दाली को पता चली तो उसने अपनी सेना को लेकर के वो मराठाओं की तरफ बढ़ चला। 14 जून 1761 ईस्वी को पानीपत का थर्ड वॉर हुआ, जिसमें सदाशिवराव भाऊ और विश्वराव समेत 28,000 सैनिक लड़ते हुए वीरता के साथ वीरगति को प्राप्त हो गए। अब हम इसके बाद देखते हैं कि इस चीज़ की वजह से बाजीराव यानी कि नाना साहब भी उस वक्त काफ़ी बीमार चल रहे थे, तो ये जो न्यूज़ थी उनके हारने की वो सह नहीं पाया और इसके बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। उसके बाद फिर माधवराव गद्दी पर बैठे और उन्होंने 1761 से लेकर 71 तक शासन किया और उनके शासन में सहायक जो बने वो फडणवीस थे। और इस प्रकार से माधवराव की भी मृत्यु हो गई 1761 से 71 के बाद, जिस वजह से मराठाओं के अंदर अफरा तफरी मच गई। उसके बाद फिर क्या हुआ, मराठाओं को दोबारा से पुनर्जीवित करने के लिए मराठा लगभग 5 भागों में बंट गए। पहले थे पेशवा, जो कि पुणे में इनका साम्राज्य विकसित हो गया। दूसरे बड़ौदा, जो कि गायकवाड़ में है। नागपुर के मराठा भोसले कहलाए। इंदौर के मराठा होलकर, ग्वालियर के सिंधिया और पुणे के पेशवा। तो इस तरह से मराठा के जो शासक थे वो बेसिकली 5 भागों में बंट गए, जिसमें सबसे मेन थे ग्वालियर के सिंधिया और इंदौर के होलकर। ये दोनों मुख्य थे। सिंधिया बहुत ही मेधावी थे और जिस तरह से इन्होंने अपने शासन को बढ़ाने की शुरुआत की थी, उस तरह से ऐसा लग रहा था कि मराठा एक टाइम पर विश्व शक्ति बनने की कगार पर हैं। तो जिस तरह से उन्होंने अपने शत्रु राजपूतों को हराया था, उसी तरह उन्होंने इंदौर के होलकर और फडणवीस को भी पराजित कर दिया था। जिस चीज़ के बाद ऐसा लगा कि अब ये विश्व शक्ति, मेरा कहने का मतलब है भारत में एकमात्र शक्ति बनने के लिए उभर रहे थे। जब वो उभर ही रहे थे, उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, पुणे को भी कैप्चर कर लिया। और उसके बाद फिर जब इतिहासकारों को और वहाँ की जनता को ऐसा लगने लगा कि अब मराठा साम्राज्य दोबारा से पुनर्जीवित हो चुका है, उसी वक्त 1794 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद फिर फडणवीस जी की भी मृत्यु 1800 ईस्वी में हो गई। उसके बाद से मराठा साम्राज्य के पुनर्जीवित होने की जो संभावना जो कुछ बची खुची संभावना थी, वो भी ख़त्म हो गई और इस तरह से मराठाओं का डिक्लाइन हो गया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।